Morning to all. Yesterday we have discussed the types of friction, that is external friction and internal friction. Internal friction is between the layers of liquid and that is called viscosity or drag, and external friction is of three types. Yesterday we have discussed that first is static friction, second is kinetic friction, second is limiting friction and third is kinetic friction. फर्दर काइनेटिक फ्रिक्शन को हम डायनेमिक फ्रिक्शन बोलते हैं. डायनेमिक फ्रिक्शन इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. सो टुडे वी विल डिस्कस एक्सटर्नल फ्रिक्शन टाइप्स. एक्सटर्नल फ्रिक्शन में कितने टाइप्स होते हैं? थ्री. वन इज स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक, या फिर डायनामिक फ्रिक्शन. दैट इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स, दैट इज स्लाइडिंग एंड रोलिंग. नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक मीन्स क्या होता है? रेस्ट. ठीक है, जब भी कोई बॉडी रेस्ट में हो तो उसमें कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन. बट कब एक्ट करता है? कोई बॉडी रेस्ट में पड़ी है, जैसे एग्जांपल ये मार्कर इस पे रेस्ट पे है, तो अब इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन है नहीं. इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन कब आता है? जैसे ही हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं. फ्रिक्शन जो है वो कब प्रोड्यूस होता है? जब फोर्स अप्लाई होती है. तो फ्रिक्शन जो है वो तब पैदा होता है जब कोई भी फोर्स अप्लाई होती है. तो इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. जब ऑब्जेक्ट किस में हो? रेस्ट में हो, और हम उस पे फोर्स अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब मूव ना करे, ठीक है, जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम इस पे, बट ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा. एग्जांपल, मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया बट ये मूव नहीं कर रहा, तो इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन है. अगर हम इस पे फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं और ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो भी ये किस में है? स्टैटिक फ्रिक्शन में है. जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं वैसे वैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन आता है और वैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज होता है. जब इंक्रीज होता है तो वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक होता है. उसके बाद जो हमारी अप्लाइड फोर्स है, उस अप्लाइड फोर्स जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाती है. तो जो एक फर्दर लिमिट होती है उसकी, उसको बोलते हैं हम लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन. दैट इज लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन. उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है और वो एंड वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, जिसपे कि एक बॉडी मूव करने की हालत में होती है. मींस एट द वर्ज ऑफ मूविंग, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन. जब मूव करने की वर्ज पे होती है, उसके बाद बॉडी मूव ही करती है जस्ट. तो मूव जब करती है तो फिर आता है उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन. जब तक बॉडी मूव करने की हालत में ना आए तब तक जितनी भी वैल्यू होगी फ्रिक्शन की, वो सब वैल्यू किसकी होगी? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी. ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब भी की कोई बॉडी रेस्ट पे है, उस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जो बॉडी मूव ना करे, व्हेन बॉडी इज नॉट मूविंग और बॉडी इज नॉट स्लाइडिंग और रोलिंग, देन द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स. अगर जैसे हमारे पास ये डस्टर है, ठीक है, मार्कर ही ले लेते हैं. हमारे पास ये मार्कर है, अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अब हमने लिटिल फोर्स अप्लाई की, तो इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन है. पहले इसमें जब ये रेस्ट में है तो इसमें फ्रिक्शन नहीं है. फ्रिक्शन कब आता है? जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं. जैसे ही फोर्स अप्लाई किया, इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन आया. हमने और ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, और ज्यादा फ्रिक्शन आया. और ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, और ज्यादा फ्रिक्शन आया. इसको हम प्रूव करेंगे आगे जब लॉज ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन आएंगे.
तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पे ये मूव करने की हालत में आ जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा कोई भारी ब्लॉक होता है, कोई भारी ब्लॉक है, आप उसको पुश करते हो, तो पुश करते हो तो वो पुश नहीं होता, फिर और जोर से पुश करते हो तो वो ऐसी हालत में आ जाता है कि आपको लगता है कि अब की बार ये आगे मूव करेगा। तो फ्रिक्शन जो है वो एक लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच जाता है, मतलब उसके बाद वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। तो वो जो लिमिटिंग वैल्यू होती है अप्लाइड फोर्स की, वही क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है। मींस हम बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन जो है वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ठीक है, फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मीन ये खुद को एडजस्ट कर रही है। जैसे ही हमने कम फोर्स अप्लाई किया, इसने मूव नहीं किया। जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन आता है। अब कम फोर्स अप्लाई किया तो कम फ्रिक्शन आया, ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो ज्यादा फ्रिक्शन आया। तो इस तरह से अप्लाइड फोर्स जितनी इंक्रीज करेंगे हम, उतना ही क्या आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा इसमें। ठीक है, अब स्टैटिक फ्रिक्शन में हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स को हम वेरीफाई कर लेते हैं कि सेल्फ एडजस्टिंग कैसे है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मीन फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही फ्रिक्शन होगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट हमारे पास कोई है रेस्ट में, ये ब्लॉक है हमारे पास, और हमने इस ब्लॉक के लेफ्ट में राइट में एक हुक लगाया हुआ है। ठीक है, इस ब्लॉक का मास क्या है हमारे पास, mg है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन देखें इसमें तो क्या है, मास mg है, तो ये ब्लॉक इस सरफेस पे है, सरफेस है बिल्कुल प्लेन, तो ये ब्लॉक इस सरफेस को पुश करेगा, पुश तो करेगा, बट ये सरफेस पुश होता हुआ दिखेगा नहीं। एक्चुअली में ये पुश होता हुआ दिखेगा नहीं हमें, बट ये सरफेस इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो सरफेस भी इसको इसके अगेंस्ट प्रेस करेगा न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, और वो इस पे अपोजिंग फोर्स अप्लाई करेगा। ये इस पे सरफेस पे कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, mg, तो सरफेस इस पे अपोजिंग फोर्स अप्लाई करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन। रिएक्शन ऑलवेज सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर। रिएक्शन ऑलवेज सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर। रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हम यहाँ पर एक बॉल बेयरिंग लगा देते हैं। ठीक है, जो कि फ्रिक्शन उसका बिल्कुल ही कम है। इसमें जो बियरिंग है इसमें फ्रिक्शन क्या है, बिल्कुल ही कम है। ऐसे लुब्रिकेंट्स वगैरह हम यूज कर रहे हैं इसमें। तो अगर हमने एक स्ट्रिंग से यहाँ पर एक पेन लेके वेट अटैच कर दिया, ये हमारा है पेन। ठीक है, जिसमें हम वेट्स को रखेंगे, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, जो भी। तो इसमें हम पेन में क्या करते हैं, पेन क्या होता है, दैट इज कंटेनिंग वेट। ओके, तो हम इसमें यहाँ पर वेट रख देंगे, सॉरी मास रख देंगे, कंटेनिंग मास, दैट इज 1 ग्राम, 2 ग्राम, जो भी है। ठीक है, तो इस ब्लॉक पे हमने इस पेन में जो भी हमने वेट रखा यहाँ पे, ठीक है, अगर हमने कम वेट रखा ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। अगर हम माने कि इसका जो वेट है, ठीक है, इसका जो वेट है वो क्या है, 50 न्यूटन हम कंसीडर कर लेते हैं एग्जांपल के लिए, और इस पेन में जो हमारे पास मास रखा है, ठीक है, उसका भी वेट एक्ट करेगा नीचे डाउनवर्ड, दैट इज mg। ओके, और वो वेट हम कंसीडर कर लेते हैं 10 न्यूटन के इक्वल है। तो इसमें वेट जैसे ही 10 न्यूटन आया, क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, नहीं। जैसे इस पे हमने 10 न्यूटन वेट रखा पेन में, तो इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो कहाँ होगी, मोशन कहाँ करने की कोशिश करेगा, ये अप्लाइड फोर्स कहाँ है, इस साइड। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ होगी, इसके अपोजिट साइड, और कहाँ होती है, बिटवीन द सरफेस ऑफ टू बॉडीज। अप्लाइड फोर्स को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, अप्लाइड फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लिख देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है,
अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो जैसे ही हम इसमें वेट इंक्रीज करते हैं 20 न्यूटन का, यहाँ पर हमने 20 न्यूटन कर दिया, ठीक है, तो ये ब्लॉक अभी भी मूव नहीं करेगा। इसका मीनिंग क्या है कि हमने अप्लाई की फोर्स इस पे 20 न्यूटन की, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या आ गई, 20 न्यूटन। 30 न्यूटन की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 30 न्यूटन हो गई इंक्रीज। जब तक हम इसकी वैल्यू क्या नहीं कर देते, 15 न्यूटन नहीं कर देते, तब तक ये ब्लॉक मूव करने की हालत में नहीं आएगा। तो ये जो 50 न्यूटन है, ये क्या है, आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। जब ये इसके बिल्कुल जस्ट इक्वल हो जाएगा, तब इसकी ये क्या आ जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। मीन इस पॉइंट पे या इससे थोड़ा सा कम, कम तो नहीं होगा, थोड़ा सा ज्यादा, 0.50 पॉइंट कुछ भी, उस पे ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा फोर्स पे, ठीक है। बट 50 न्यूटन से पहले की फोर्स से ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। 50 न्यूटन क्या है, इसकी लास्ट लिमिट है। जो अप्लाइड फोर्स, हमने जो फोर्स अप्लाई की है, ठीक है, इस पॉइंट पे, ये सरफेस है, यहाँ पे ये जो हमने फोर्स अप्लाई की है P, ठीक है, यहाँ पे 50 न्यूटन क्या है, इसकी लिमिट है। 50 न्यूटन से पहले ये मूव नहीं करेगा। तो अगर हम 10, 20, 30, 40 कर रहे हैं, तो इसकी फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है, देखो रेस्ट में है तो 0 न्यूटन है फ्रिक्शन। जैसे ही हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं 10 न्यूटन का, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या आता है, 10 न्यूटन का आता है। नाउ जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं 20 न्यूटन का, फ्रिक्शनल फोर्स भी अपने आप को एडजस्ट करके 20 न्यूटन कर लेता है। फिर फोर्स अप्लाई करते हैं 30 न्यूटन का, ये खुद से एडजस्ट करेगा फ्रिक्शन और 30 न्यूटन हो जाएगा। कब तक एडजस्ट करेगा, एक लिमिट तक, ठीक है, 50 न्यूटन एक लिमिट तक। ये हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। तो वो जो लिमिट होती है अप्लाइड फोर्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। अगर इससे थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ पॉइंट में भी, तो ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे होगा, देखो ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स है जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास है फ्रिक्शनल फोर्स, ये है हमारा ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0, 0 कोऑर्डिनेट। जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगा, 20 तो 20, तो अपने आप को एडजस्ट कर देता है ये फ्रिक्शन। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, क्योंकि F क्या है, बिल्कुल इक्वल है P की। F इक्वल है किसके, P की, क्योंकि ये क्या है, फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब एक पॉइंट तक ही ये इसको मैनेज कर पाएगा। हम एग्जांपल के लिए लिया 50 न्यूटन, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है अप्लाइड फोर्स की वैल्यू अगर हम माने यहाँ पे इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे, ठीक है, 50 न्यूटन हमने अप्लाई कर दिया, तो ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन है, Fs स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है आपकी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की, Fl, L मीन लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या करना स्टार्ट कर देगा, मूव। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो वैल्यू है आपकी फ्रिक्शनल फोर्स की, ये आपकी कौन सी वैल्यू है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, क्योंकि जब बॉडी मूव करेगी तो उसमें कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, काइनेटिक। अब यहाँ पर देखो, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है लिमिटिंग वैल्यू तक, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो गया, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज क्यों हुआ काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक से, क्योंकि जब एक बार ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो उसमें जब ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा होता है, तो उसमें जो इरेगुलरिटीज को लॉक होने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। इरेगुलरिटीज आपस में लॉक होती हैं, प्रोजेक्शन, डिप्रेशन, या फिर हम बोल सकते हैं कि एटम्स मॉलिक्यूल जो है उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो उनको बॉन्ड होने के लिए या फिर इंटरलॉक होने के लिए उनको क्या चाहिए, कुछ टाइम चाहिए। बट जब बॉडी मूव कर रही है, कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पर, और बॉडी मूव कर रही है, तो उनको टाइम कम मिलेगा लॉक होने के लिए, ठीक है। इंटरलॉक होने के लिए टाइम क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो इस केस में आपका जो है वो फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, उससे कम है। और
सेकंड रीजन क्या है इसमें, ये कम क्यों होता है? देखो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है, एक बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। इस पे अब ये बॉडी यहाँ से रेस्ट से ओवरकम होकर, इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो हमने पढ़ा है, यहाँ पे ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट तक थी, इसके बाद ये बॉडी मूव करने लग गई, तो इसने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ओवरकम कर लिया और ये बॉडी किस में आ गई, यूनिफॉर्म मोशन में। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ओवरकम कर लेती है ये सेल्फ एडजस्ट करके लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद, और किस में चेंज हो जाती है, काइनेटिक में। और कम क्यों होती है काइनेटिक की वैल्यू, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ओवरकम किया है और इंटरलॉक होने के लिए टाइम जो है वो कम मिल रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअसली बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो फ्रिक्शन क्या है, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ठीक है। जितनी फोर्स हम अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये क्या कर लेता है, खुद को एडजस्ट कर लेता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो एफ किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। अब हम इसमें अगर देखें, ठीक है, इसमें अगर देखें डायग्राम में, तो हमारे पास क्या है, जैसे ही हम अप्लाई फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं पी, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब अप्लाइड फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा अप्लाइड फोर्स डिपेंड कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन पे, कि इसकी नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, इसके वेट के अपोजिट जो एक्ट कर रही है, ये बॉडी नीचे फोर्स अप्लाई कर रही है, इसके अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन है। तो ये जो पी है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे। अप्लाइड फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करती है, ऑलवेज आर पे, ठीक है, आर पे अप्लाइड फोर्स डिपेंड करती है। और आर पे डिपेंड कर रही है, इसका मीनिंग क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो पी पे डिपेंड कर रही है, पी किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे। इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करती है, आर पे डिपेंड करती है, मीन नॉर्मल रिएक्शन पे। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन के, तो प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम रिमूव करें तो हमारे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम हम रख देते हैं म्यू, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करें, म्यू को डिफाइन करें, तो वैल्यू क्या आती है म्यू की, एफ बाई आर। तो डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, इसी फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये हमें ये डिपेंड करता है किस पे, ये सरफेस पे, कि सरफेस का नेचर कैसा है। अगर स्मूथ सरफेस होगा तो इजीली मूव करेगा, मीन उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, कम। अगर रफ सरफेस होगा तो वो इजीली मूव नहीं करेगा, उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, नो यूनिट्स। क्यों यूनिट नहीं है, फोर्स की यूनिट भी क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स की यूनिट न्यूटन, फोर्स ही है, यूनिट न्यूटन आएगी। नॉर्मल रिएक्शन में क्या होता है, mg के इक्वल, और mg क्या है, न्यूटन में, वेट न्यूटन में होता है, न्यूटन बाय न्यूटन कोई यूनिट नहीं है इसकी। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं इसमें, तो हमारे पास ये म्यू जो है स्टैटिक के केस में, ये फॉर्मूला जो है हमारे पास, इसमें म्यू की जगह म्यू एस आ जाएगा। म्यू एस का मीनिंग कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास म्यू की जगह म्यू एल आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं या डायनामिक्स, ये डायनामिक फ्रिक्शन की, स्लाइडिंग या रोलिंग फ्रिक्शन की, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, म्यू के आ जाएगा। जैसे हमने फ्रिक्शनल फोर्स को काइनेटिक को एफ के लिखा है, वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को म्यू के से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है वो क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। और अगर हम बात करें स्टैटिक फ्रिक्शन, आपको पता है जब बॉडी मूव नहीं करती तब जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो क्या है, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है। अगर एक बॉडी मूव करने की हालत में है, एट द वर्ज ऑफ मूविंग, व्हेन ए बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग, देन
the value of friction is called limiting friction, and when the body is moving then the value of friction is called kinetic or dynamic friction. तो हम इसमें कुछ लॉज पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन के, लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। कुछ लॉज हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के। फर्स्ट लॉ क्या है आपका, सेम यही, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या है आपका कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, नॉर्मल रिएक्शन पे, और नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करती है तो प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करके हम क्या लगाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन में, सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन में, लॉज ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन। लॉज ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन में फर्स्ट लॉ आपका क्या है, यहाँ पे म्यू एल आर आ जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसलिए कोफिशिएंट क्या आएगा, म्यू एल। तो फर्स्ट लॉ तो आपका यही है जो हमने प्रूव किया ये, ठीक है। अभी हमने बोला कि इंक्रीज करेंगे जैसे ही अप्लाइड फोर्स, मीन जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज करेंगे वैसे ही क्या होगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज होगा, मीन एफ प्रोपोर्शनल किसके होता है, आर के होता है। सेकंड इसका लॉ जो है वो क्या है, डायरेक्शन का, कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है। देखो फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिपेंड करती है फ्रिक्शनल अप्लाइड फोर्स पे। अगर हमने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है तो मोशन इस साइड होगा, तो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो इसके अपोजिट साइड। अगर हमने अप्लाई किया है फोर्स उस साइड तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी, फ्रिक्शनल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किस साइड होगी, अपोजिट साइड होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है किस पे, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अप्लाइड फोर्स मीन क्या है आपका, P। जिस डायरेक्शन में P की जिसमें अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन हो, P की डायरेक्शन इस साइड है तो उसके अपोजिट साइड कहाँ होगी, आपकी फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी, ठीक है। थर्ड लॉ जो है वो कुछ ऐसे है कि देखो हमने फर्स्ट जो ओल्ड व्यू पढ़ा था उसकी लिमिटेशन दूर की थी किसने, मॉडर्न व्यू ने, ठीक है। और वो क्या थी कि फ्रिक्शन जो है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता, एरिया ऑफ अपीरेंट कॉन्टैक्ट मीन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ apparent area, does not depend on apparent area। देखो कैसे, अगर हम इसको प्रूव करें तो यही सेम हम केस लेते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक बेयरिंग लगा है, यहाँ पे हमारे पास एक मास है, एक हुक है, और यहाँ पे हमने वेट लगाया हुआ है, एक पेन के थ्रू वेट लगाया है हमने यहाँ, ठीक है। ये है मास m बना, ठीक है। अब ये मास m ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने ये डिस्कस किया सेम एज इट एज, ठीक है। अगर हमारे पास एक और मास हो ऐसे m और उसका हुक हो ऐसे और वो अटैच हो इससे, ठीक है, तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू जो है अप्लाइड फोर्स की वो क्या हो जाएगी, डबल। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू डबल हो जाएगी क्योंकि मास क्या हो गया, डबल हो गया। अगर हम यही सेम केस ऐसे लें जैसे कि ये हमारे पास m है और ये हमारे पास m है, और हमारे पास इन दोनों के जो हुक हैं वो एक ही स्ट्रिंग से अटैच कर दें और एक पेन में वेट रख दें, ठीक है। तो इस केस में जिसमें ये दोनों साइड में रखे हुए हैं और इस केस में जिसमें एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू इक्वल होगी, बिल्कुल होगी। कैसे इक्वल होगी, ये डिपेंड नहीं करता इस एरिया पे, जो एरिया ऑफ अपीयरेंट कॉन्टैक्ट है इसमें देखो ये एरिया और ये एरिया ज्यादा है, इसमें दोनों ऊपर रखे हुए एक दूसरे के, तो एरिया क्या है, इतना ही है। तो एरिया पे डिपेंड क्यों नहीं करता, क्योंकि इन दोनों की नॉर्मल रिएक्शन, अगर हम ये मास माने m1 m2,
ठीक है, M2 M1, इसकी नॉर्मल रिएक्शन हम मान लेते हैं R1 और इसकी नॉर्मल रिएक्शन हम मान लेते हैं R2। अब M1 की नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ कितनी है R1, M2 की भी कितनी है R2, टोटल नॉर्मल रिएक्शन क्या है R1 प्लस R2, इसमें टोटल नॉर्मल रिएक्शन क्या है R1 प्लस R2। फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पे, किस पे डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे। फर्स्ट लॉ है लिमिटिंग स्टेटिंग फ्रिक्शन का। तो इसमें ये R1 और R2 दोनों ऐड होंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जो आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी R1 प्लस R2 पे। इस केस में हमने ऊपर रख दिया तो भी नॉर्मल रिएक्शन कितनी है R1 प्लस R2 है। तो फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पे। सेकंड, नेचर पे डिपेंड करता है कि ये जो सरफेस है ये स्मूथ है या रफ है। हमने सरफेस को सेम रखा बट नॉर्मल रिएक्शन को भी हमने, टोटल नॉर्मल रिएक्शन को हमने सेम रखा बट उनका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जो है इसमें ज्यादा है और इसमें कम है। तो हमने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पे जो वेट रखा हमने, तो दोनों में जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू आई, ठीक है, वो दोनों की क्या आई, सेम आई। तो सेम आई तो हम बोल सकते हैं कि ये डिपेंड नहीं करता अपीयरेंट एरिया पे, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। इसमें एरिया ज्यादा है इसमें कम है, तो ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड ऑन नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अगर नॉर्मल रिएक्शन दोनों की सेम है तो एरिया कुछ भी हो जाए, ठीक है, यहाँ पे 3 ब्लॉक भी हो सकते हैं और उसकी नॉर्मल रिएक्शन कितनी होनी चाहिए R1 प्लस R2 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके क्या है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के कुछ लॉज हैं। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन देखो आपको पता है, ठीक है, क्या है डेफिनेशन काइनेटिक फ्रिक्शन की, व्हेन one body is moving on another body then the force of friction acting between the surface of two bodies, that is kinetic friction। जब ये एक बॉडी मूव कर रही है इस पे, जब ये बॉडी मूव कर रही है तो इनके जो दो सरफेसेस हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट साइड एक्ट कर रहा है वो क्या है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम रोलिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, कॉज क्या है रोलिंग फ्रिक्शन का,